नमस्कार। इतिहास दर्शन के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं नरेश सोनी। आज अपने 10 एनालिस्ट सीरीज़ का एक नया टॉपिक है फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट। एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, मेडिवल कंप्लीट हो गई है और मॉडर्न हिस्ट्री का एक वीडियो रहा है, वो 2-4 दिन में डाल दूंगा। उसके बाद ये सीरीज जो वर्ल्ड हिस्ट्री की कंटिन्यू रहेगी। इस वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ में जब हम देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट, इस टॉपिक से 17 प्रश्न 7 परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यानी कि 17/7 बराबर 2.42 एवरेज रहता है, यानी कि 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने की इस बार भी संभावनाएं बनती है। चलो चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान वित्त महानियंत्रकों को निम्नलिखित कालानुक्रम में रखिए। देखिए, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण था गरीबी या फिर फ्रांस की दयनीय दशा, और इस दयनीय दशा को सही करने के लिए फ्रांस के शासक थे बूर्बो वंश के लुई 16वें। कौन थे? लुई 16वें। लुई 16वें का कार्यकाल था 1774 से लेकर के 1793। तो इन्होंने क्या है, वित्त मंत्रियों की नियुक्ति की फ्रांस की स्थिति सुधारने के लिए। तो सबसे पहले अपन इसमें देख रखा है कि तुर्गो, नेकर, कैलोन और ब्रियां, इनका सही विकल्प क्या है कि पहले से लेकर, तो सबसे पहला व्यक्ति जो नियुक्त किया था वो था तुर्गो। ये तुर्गो 1774 से 1776 तक यानी वित्त मंत्री बनाया गया। तुर्गो ने एक नारा दिया था कि टैक्स में कोई वृद्धि नहीं, कोई दिवालियापन नहीं, अधिक उदार नहीं। ठीक है, टैक्स में वृद्धि नहीं किसने कहा था? तुर्गो ने ये आगे आपके 2022 की परीक्षा में पूछा गया है कि टैक्स में कोई वृद्धि नहीं, कोई दिवालियापन नहीं और अधिक उदार नहीं लेना। तो जब इसने ये नारा दिया तो इसने कहा कि भाई दरबारी खर्च कम होना चाहिए, सैन्य खर्च कम होना चाहिए। तो दरबारियों ने क्या किया, लुई 16वें की रानी थी मैरी एंतवानेत, उसको भड़काया और इन दोनों के कारण 1776 में इस तुर्गो को हटा करके उसकी जगह नेकर को वित्त मंत्री बना दिया। अब नेकर का कार्यकाल है 1776 से 1781। इस नेकर ने क्या किया, राज्य के आय व्यय का ब्यौरा जो है, राज्य के कितना इनकम है और खर्च कितना है, दरबारियों की फिजूल खर्ची वगैरह सबको जनता के सामने रख दिया 1781 में। इस नेकर ने आय व्यय का ब्यौरा रख दिया। क्या रख दिया? आय व्यय का ब्यौरा। अब जनता को सब फिजूल खर्ची पता चल गई तो और नाराज हो गए दरबारी। इन दरबारियों ने वापस शिकायत की लुई 16वें से, तो लुई 16वें ने इसको भी हटा दिया। ठीक है, अब इसके बाद कैलोन को बनाया गया 1783 से 1787। कैलोन के बारे में इसने एक बहुत फेमस कथन कहा था कि सरकार आय के आधार पर खर्च नहीं कर रही है, जबकि खर्च को मेंटेन करने के लिए आय प्राप्त कर रही है, यानी जितना खर्च है उसके आधार पर ये टैक्स लगा रही है। तो इस कारण बाद में कैलोन को हटा करके ब्रियां को वापस लगा दिया था। तो इसका एक ट्रिक अपन देख सकते हैं, TNKB। क्या है? TNKB, तुर्गो, नेकर, कैलोन, ब्रियां। तुर्गो, नेकर, कैलोन, ब्रियां, TNKB याद रखेंगे। यानी कि लुई 16वें ने जो वित्त मंत्री रखे थे उनका क्रम क्या था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 3 ABCD। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, नेपोलियन बोनापार्ट ने ब्रिटेन के खिलाफ आर्थिक नाकाबंदी की शुरुआत किस आदेश से की? ठीक है, बर्लिन घोषणा 1805, पेरिस घोषणा 1806, बर्लिन घोषणा 1806 और 4 ऑर्डर इन काउंसिल 1807। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 बर्लिन घोषणा 1806। ठीक है, ये घोषणा की थी इसने 21 नवंबर 1806 को। प्रश्न पूछा जाए कि बर्लिन घोषणा कब की गई थी? 21 नवंबर 1806। तो
इस 1806 के बाद 1806 और 1815 का जो काल है वो महाद्वीपीय व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। क्या किया था कि बर्लिन घोषणा के द्वारा नेपोलियन बोनापार्ट ने ब्रिटेन की आर्थिक नाकाबंदी कर दी गई थी और कहा कि ब्रिटेन और उसके सभी उपनिवेशों को यूरोप के साथ व्यापार करने पर क्या लगा दी? रोक। अब ब्रिटेन के व्यापार पर रोक किस घोषणा से लगाई? बर्लिन घोषणा। इसको महाद्वीपीय व्यवस्था भी कहा जाता है, 1815 तक चली। अब देखते हैं ऑर्डर इन काउंसिल 1807। तो ये बर्लिन घोषणा के विरोध में इंग्लैंड ने जो घोषणा की, ठीक है, तो इंग्लैंड ने बर्लिन घोषणा के विरोध में जो घोषणा की उसको कहते हैं ऑर्डर इन काउंसिल 1807। इसके तहत इंग्लैंड ने फ्रांस के जहाज़ों पर ब्रिटिश क्षेत्र में प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि फ्रांस के जहाज अगर ब्रिटिश एरिया में आए तो वो इस पर वार करेंगे या फिर इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया बर्लिन घोषणा 21 नवंबर 1806। इसके तहत किस पर आर्थिक नाकाबंदी की? ब्रिटेन के खिलाफ। और वापस ब्रिटेन ने एक घोषणा की ऑर्डर इन काउंसिल 1807, ये जनवरी 1807 में की गई। इसके तहत इसने फिर प्रतिबंध लगाए किस पर? नेपोलियन बोनापार्ट पर या फ्रांस। प्रश्न संख्या 3, फ्रांसीसी क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये 4 घटनाएं हैं, इन घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले नेशनल असेंबली की घोषणा आपके हुई थी 1790 में, ठीक है। फिर इसके बाद नेशनल कन्वेंशन जो था ये 20 सितंबर 1792 को हुआ। कब? नेशनल कन्वेंशन 20 सितंबर 1792। ये क्या हुआ था कि ड्यूमोरियो नामक व्यक्ति था। कौन था? ड्यूमोरियो या ड्यूमोरोज इसको कहते हैं। इसने वाल्मीकि के युद्ध में प्रसा को पराजित कर दिया और इसी दिन नेशनल कन्वेंशन की स्थापना की गई। कब की गई थी नेशनल कन्वेंशन की स्थापना? 20 सितंबर 1792। और 1792 से 1793 तक ये चला और 1793 से 1794 तक ये आपके आतंक का राज चला, ठीक है। और इसके बाद 1795 से 1799 तक 1795 से 1799 तक आपके 5 संचालकों की एक डायरेक्टरी का शासन चला। किसका शासन चला? डायरेक्टरी। देखिए ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, कॉलेज लेक्चर में भी पूछा गया है और आपके यूपी सेट के परीक्षा में भी ये पूछा गया है, ठीक है। तो जब हम देखेंगे तो पहले नेशनल असेंबली, नेशनल कन्वेंशन, आतंक का राज और डायरेक्टरी शासन। अब ये डायरेक्टरी को जो शासन था इसमें 5 व्यक्ति थे। इन 5 व्यक्तियों ने मिलकर डायरेक्टरी का शासन किया था। इसमें एक व्यक्ति था लावरलियर लेपो। दूसरा है ला तुर्नियर। देखो एक लावरलियर, ला तुर्नियर, ये याद रखने होंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है सीएज, ठीक है। चौथा रियूबॉल और 5वां आपके है बर्रास, ठीक है। अब देखिए इसको याद करने के लिए देखिए सबसे पहले जो फ्रांस की क्रांति की घटना है नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा यानी कि ना, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी ला, उसके बाद आपके हो गया कन्वेंशन। क्या हो गया? नेशनल कन्वेंशन। फिर आया आतंक का राज और उसके बाद डायरेक्टरी का राज और फिर आपके गठित हो गई काउंसिल। डायरेक्टरी के बाद क्या हो गई? काउंसिल। अब देखेंगे ये नेशनल असेंबली और नेशनल कन्वेंशन के बीच एक और संस्था थी, यानी वो थी आपके नेशनल कन्वेंशन, ठीक है। तो अब ट्रिक देखेंगे कि नाला कन्वेंशन के आतंक से परेशान होकर के, कौन सा कन्वेंशन? नाला कन्वेंशन, यानी नेशनल असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली और कन्वेंशन, इसके आतंक से परेशान होकर डायरेक्टरी ने किसका गठन किया? काउंसिल का। नाला कन्वेंशन के आतंक से परेशान होकर
डायरेक्टरी ने काउंसिल का गठन किया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1। इस ट्रिक को आप बार बार देखोगे तो आपके एकदम मैप में हो जाएगा कि सबसे पहले नेशनल असेंबली, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर नेशनल कन्वेंशन, आतंक का शासन, डायरेक्टरी और इसके बाद काउंसिल का शासन। और डायरेक्टरी में कितने लोग थे? 5 लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, किस युद्ध में परास्त होकर रूस को नेपोलियन के साथ टिलसिट की संधि करनी पड़ी? 1 फ्रेडलैंड का युद्ध, 2 जेना का युद्ध, 3 ओवरस्टेड का युद्ध, 4 ट्राफल्गर का युद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 फ्रेडलैंड का युद्ध। देखिए 14 जून 1807 को, कब? 14 जून 1807 को नेपोलियन और रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम, रूस के जार कौन थे? अलेक्जेंडर प्रथम, इनके बीच फ्रेडलैंड का युद्ध हुआ। और इस युद्ध के बाद ये जो हुआ युद्ध हुआ आपके 14 जून 1807। इस युद्ध के बाद 7 जुलाई 1807 को, कब? 7 जुलाई 1807 को टिलसिट की संधि हुई। किसके बीच? रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम और नेपोलियन के बीच। और इस समय नेपोलियन के बारे में रूस के जार ने कहा था कि यूरोप क्या है? तुम ही यूरोप हो, तुम और मैं ही क्या है? यूरोप। यानी कि यूरोप क्या है? तुम ही, नेपोलियन ही क्या है? यूरोप है। अब देखिए ये 2 युद्ध और है, जेना और ओवरस्टेड का युद्ध। ये दोनों युद्ध जो है एक ही दिन लड़े गए थे। कब? 14 अक्टूबर 1806 को। कब लड़े गए? 14 अक्टूबर 1806। ये नेपोलियन और प्रसा के बीच में लड़े गए। किसके बीच? प्रसा प्लस नेपोलियन के बीच लड़े गए। ठीक है, और इस युद्ध में इसने प्रसा को हरा करके बर्लिन पर अधिकार कर दिया। किस पर अधिकार कर दिया? बर्लिन पर। और फिर बर्लिन पर अधिकार करके 1806 के बाद महाद्वीपीय प्रणाली चलाई। किसने? नेपोलियन ने। तो ये दोनों युद्ध भी इम्पोर्टेंट है। कब हुए? 1806 में प्रसा और नेपोलियन के बीच। और फिर फ्रेडलैंड का युद्ध हुआ 14 जून 1807 को रूस के शासक अलेक्जेंडर प्रथम के साथ, और 7 जुलाई 1807 को टिलसिट की संधि हो गई। तो ऑप्शन संख्या 1 इसका उत्तर है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, क्रांति के दौरान निम्न में से किन्हें कन्वेंशन ने फ्रांस में लागू किया? तो कन्वेंशन मतलब हम नेशनल कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। तो 21 सितंबर 1792 को ये हुआ। और इसके तहत सानकुलात यानी बिना घुटने वाला और शितोयेन यानी नागरिक, इन दोनों को फ्रांस में लागू किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 1, 2 और 3। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6, नेपोलियन की कानून संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रत्येक पुत्र को संपत्ति में समान अधिकार। ये एकदम सही है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि ज्येष्ठ पुत्र जो होता था वो पिता की संपत्ति का अधिकतर उत्तराधिकारी होता था और उस पर ब्याज की दर निश्चित की। ठीक है, ट्रेड यूनियन ने प्रतिबंध भी लगाए। ठीक है, और विवाह को एक समझौता माना, तो ये सही नहीं है, क्योंकि विवाह को समझौता नहीं माना। इसमें विवाह के समय एक शपथ मानी गई और विवाह को एक बहुत बढ़िया बॉन्डिंग से समझौता नहीं माना गया। तो नेपोलियन ने क्या किया? 1804 में एक नागरिक संहिता लागू की। ठीक है, और इसके बाद 5 कानून लागू किए, 5 प्रकार के कानून लागू करके विधि संहिता जारी की। और इस विधि संहिता के आधार पर ये जो नियम है वो लागू किए गए। विधि संहिता में पहला सिविल कोड था, दूसरा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर था, कमर्शियल कोड था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था और पिनल कोड। यानी सिविल कोड, नागरिक प्रक्रिया संहिता और व्यापारिक संहिता और अपराध मूलक प्रक्रिया संहिता और पीनल कोड या दंड विधान जो 1807 में लागू किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार ये नेपोलियन की जो कानून संहिता है वो विवाह को एक समझौता नहीं मानती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म अजासियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? अजासियो में, 15 अगस्त 1769 को, 15 अगस्त 1769। अब देखिए ये अजासियो जो है ये कोर्सिका द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है?
कोर्सिका द्वीप पर स्थित है। कोर्सिका द्वीप पर एक शहर है, शहर का नाम अजासियो है और द्वीप का नाम कोर्सिका है। पहले ये इटली के क्षेत्र में आता था, अधिकार क्षेत्र में, और बाद में इसको फ्रांस ने खरीद लिया। देखेंगे, देखिए ये आपके फ्रांस है और फ्रांस के दक्षिण में भूमध्य सागर है। इस भूमध्य सागर में आपके ये कोर्सिका द्वीप है, आप देख लो ये। और इस कोर्सिका द्वीप के यहाँ पर अजासियो है, और इस अजासियो में क्या हुआ, अजासियो में ही इसका जन्म हुआ था। और बाद में ये पहले तो इटली के क्षेत्र में आता था, फिर इटली से इसको किसने ले लिया था, फ्रांस ने। तो बाद में ये फ्रांस के अंडर में आया। चल लेते हैं प्रश्न संख्या 8। निम्न में से कौन सा जैकोबिन दल का सदस्य नहीं था? ऑप्शन संख्या 1 दांते, 2 मैडम रोला, 3 रॉब्सपियर और 4 एंटोनी बॉर्नवे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2 मैडम रोला। देखिए मैडम रोला जो थी वो जेरोंदिस्ट दल की सदस्य थी। किसकी थी? जेरोंदिस्ट। 1793 में इसको क्या है, फांसी दे दी गई। और जब इनको फांसी दे दी गई तो इन्होंने कहा, हे स्वतंत्रता, तेरे नाम पर न जाने कितने अपराध किए जाते हैं। ठीक है, हे स्वतंत्रता, तेरे नाम पर न जाने कितने अपराध किए जाते हैं। किसने कहा था? मैडम रोला ने। कब कहा था? 1793 में। अब देखिए दो प्रमुख दलों की बात करते हैं जो कि गणतंत्र से संबंधित थे नेपाल की क्रांति से समय। पहला था जेरोंदिस्ट और दूसरा था जैकोबिन। ये गणतंत्र समर्थक था और ये उदारवादी दल था। गणतंत्र समर्थक था, उदारवादी था, संवैधानिक राजतंत्र चाहता था। एक स्थान था जिरोंद। इस जिरोंद नामक स्थान पर ये सब जेरोंदिस्ट लोग मिलते थे, इस कारण इसको जेरोंदिस्ट कहा। और एक व्यक्ति था ब्रिसेट। इस ब्रिसेट को क्या है, ब्रिसेट इस जेरोंदिस्ट दल का नेता था, इसलिए इसको ब्रिसेटियंस भी कहा गया। तो जेरोंदिस्ट दल को क्या कहा जाता था? जेरोंदिस्ट भी कहा जाता था और ब्रिसेटियंस भी कहा जाता था। दूसरा था जैकोबिन, ये गणतंत्र से संबंधित था। और फ्रांस के जैकोबिन में एक पुस्तकालय था। इस पुस्तकालय में ये लोग इकट्ठे होते थे, इसलिए इसको जैकोबिन क्लब कहा। ठीक है, और ये इस क्लब के सदस्य जो है बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच गए थे, इस कारण इनको माउंटेनिस्ट भी कहा गया। क्या कहा गया? माउंटेनिस्ट। तो माउंटेनिस्ट कौन थे? जैकोबिन। ब्रिसेटियंस कौन थे? जेरोंदिस्ट। ये दोनों फ्रांस में गणतंत्र के समर्थक थे। ये संवैधानिक गणतंत्र चाहते थे। तो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9। टिलसिट की संधि किन दो राष्ट्रों के बीच हुई? 1807 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमने पहले देख दिया, फ्रांस और रूस में। कब हुई? 7 जुलाई 1807 को। किसके बीच? फ्रांस का शासक था, जार था अलेक्जेंडर प्रथम, और रूस का अलेक्जेंडर प्रथम और फ्रांस का था नेपोलियन। इनके बीच टिलसिट की संधि हुई। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10। थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया फ्रांस की क्रांति के दौरान इससे क्या आशय है? आतंक के शासन की समाप्ति, आतंक के शासन का आरंभ, और नेपोलियन का सत्तारूढ़ होना, या राष्ट्रीय संविधान सभा द्वारा संविधान की घोषणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1। देखिए ये 1793 से 94 तक हमने पढ़ा था कि फ्रांस में आतंक का शासन था। दो समितियां थी, एक सार्वजनिक सुरक्षा समिति और एक थी क्रांतिकारी न्यायालय। इन दोनों को मिलाकर के जो संघ बना था उसको आतंक का राज्य कहा जाता था। और इसका प्रमुख नेता था रॉब्सपियर। कौन था? रॉब्सपियर। 1794 में क्या हुआ? 27 जुलाई 1794 को इस रॉब्सपियर को फांसी दे दी गई। और इस रॉब्सपियर को फांसी दी तो आतंक का शासन समाप्त हो गया। चूंकि जुलाई को फ्रांस में थर्मोडोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थर्मोडोर। जुलाई महीने को थर्मोडोर कहा जाता है। तो थर्मोडोर महीने में आतंक का शासन समाप्त हुआ, इसलिए इसको थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया कहा जाता है। थर्मोडोर के समय
यहाँ पर रॉबस्पियर को फांसी दी गई, इसलिए भी इसको थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया कहा जाता है। तो थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया आतंक के शासन की समाप्ति से संबंधित है। प्रश्न संख्या 10, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, फ्रांस के किस वित्तीय प्रबंधक ने अपने आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की, न दिवालियापन, न करों में वृद्धि और न अधिक ऋण? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 1, तुर्गो। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, स्पेन के अल्सर ने मुझे बर्बाद कर दिया, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2, नेपोलियन। ठीक है, अब ये स्पेन का नासूर क्या था कि स्पेन में एक राजवंश था, बूर्बो राजवंश। कौन सा राजवंश था? बूर्बो राजवंश। इस बूर्बो राजवंश के समय दो राजा थे। एक था राजा चार्ल्स फोर्थ। कौन था? राजा चार्ल्स चतुर्थ। और इसके पुत्र थे प्रिंस फर्डिनेंड। कौन थे? फर्डिनेंड। तो फ्रांस में इन दोनों के बीच उत्तराधिकार संघर्ष चला। तो नेपोलियन क्या किया? नेपोलियन यहाँ गया, इन दोनों के बीच हस्तक्षेप किया और इन दोनों से क्या दिलवा दिया? इस्तीफा। उसकी जगह अपने भाई को वहाँ का शासक बना दिया। इसके भाई का नाम था जोसेफ। तो इसने क्या किया कि स्पेन में हस्तक्षेप करके जोसेफ को राजा बना दिया। जब जोसेफ को राजा बनाया तो इसके खिलाफ फ्रांस की स्पेन की जनता ने विद्रोह कर दिया। तो जोसेफ वहाँ से भाग गया। लेकिन इसने क्या किया? 1808 से 1813 तक स्पेन की जनता को दबाने के लिए जो युद्ध किए, उस युद्ध को महाद्वीपीय युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध कहा जाता है? महाद्वीपीय युद्ध। और महाद्वीपीय युद्ध के बाद 1813 में एक व्यक्ति था वेलिंगटन। इस वेलिंगटन ने 1812 में सेलामेका और 1813 में विक्टोरिया, दो युद्ध याद रखना, 1812 में सेलामेका और 1813 में विक्टोरिया। इन दोनों युद्ध में वेलिंगटन ने फ्रांस की सेना को हरा दिया। तो फ्रांस ने क्या किया? यहाँ से अपना क्षेत्र छोड़ दिया। तो इस कारण नेपोलियन ने कहा कि ये स्पेन के अल्सर है, इसने मुझे बर्बाद कर दिया। तो ऑप्शन संख्या 2 हो गया इसका प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस में गणतंत्रवाद का समर्थक था? 1 जैकोबिन, 2 जेरोंदिस्ट, 3 माउंटेनिस्ट, 4 उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 4, उपयुक्त सभी। क्योंकि नेशनल कन्वेंशन में ये जो जैकोबिन है, इन्होंने ऊंचे आसनों पर अपना प्रभाव जमाया, इसलिए इन जैकोबिनों को ही माउंटेनिस्ट कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 4। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन एक जैकोबिन था? ऑप्शन संख्या 1 मारा, मैडम रोला, जेन रोलैंड, ब्रिसेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 मारा। देखिए, ये जो मैडम रोला, जॉन रोलैंड और ये ब्रिसेट, ये तो आपके थे जेरोंदिस्ट। क्या थे? जेरोंदिस्ट। और ये था जैकोबिन। इसके अलावा दांतो, रॉबस्पियर, ये सभी आपके जैकोबिन थे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया था और इसके लिए बोनस दिया गया था। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, फ्रांस की क्रांति को किसने मानव जाति के जीवन में धर्म सुधार आंदोलन के बाद होने वाले प्रमुख आंदोलन बताया? यानी कि इतना बड़ा आंदोलन कि धर्म सुधार के बाद होने वाला सबसे प्रमुख आंदोलन जो था वो फ्रांस की क्रांति था। तो ये कहा था JF हर्डर ने। तो JF हर्डर ने कहा था। और एडमंड बर्ग की एक पुस्तक है, रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। इसमें इसने कहा कि ये क्रांति है, मुट्ठी भर व्यक्तियों की क्रांति थी। मुट्ठी भर व्यक्तियों की फ्रांस के राजतंत्र के विरुद्ध मुट्ठी भर व्यक्तियों की क्रांति जो थी वो क्या थी आपके? ये एडमंड बर्ग ने कहा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 2 JF हर्डर। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधियों द्वारा प्रसिद्ध टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई? 1 20 जून 1789, 2 14 जुलाई 1789,
5 मई 1789 और 12 जुलाई 1790। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1, 20 जून 1789 को। 20 जून 1789 को एक व्यक्ति था जॉन बेली, इसके नेतृत्व में संविधान निर्माण हो जाने तक अलग नहीं होना और एकत्र रहना, बार बार मिलना, ऐसी संविधान निर्माण की शपथ ली गई थी, उसको कहते हैं टेनिस कोर्ट की शपथ। और इस शपथ लेने की अध्यक्षता तो की थी जॉन बेली ने, लेकिन इसका जो प्रस्ताव है वो मैनियर ने रखा था। किसने लिखा था? मैनियर। तो इसका प्रस्तावक जो था वो मोनियर था, मैनियर नहीं, मोनियर इसका प्रस्तावक था और अध्यक्ष था जॉन बेली। तो इस प्रकार आज के 17 प्रश्न समाप्त हुए। आशा है कि ये आपको ठीक लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।